चलो, जय हिंद फ्रेंड्स। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, और हमने औरंगज़ेब को पढ़ा, औरंगज़ेब की डेक्कन पॉलिसी को पढ़ा, और हमने देखा कि औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। उसकी जो डेक्कन पॉलिसी थी, क्योंकि पहले के जो भी हमने देखा कि जो अशोक थे, अकबर थे, उन्होंने डेक्कन से युद्ध नहीं किया, क्योंकि डेक्कन के जो लोग थे वो हार्श क्लाइमेट वाले लोग थे और युद्ध उनके खून में था। क्योंकि भारत में, ये अगर आपका भारत है, इफ दिस इज इंडिया, दिस इज योर इंडिया, दिस इज गंगा, दिस इज है दिल्ली। पहले अशोक, अकबर, ये जो लोग थे, इन्होंने डेक्कन के राजाओं से दोस्ती किया, क्योंकि साउथ में आने के लिए उनको यही रास्ता यूज करना था। और साउथ स्पाइसेस, स्पाइसेस का वो बड़ा बिजनेस, यहाँ से उनको बिजनेस करना था। अब इनसे झगड़ा करते तो नुकसान था, तो इनसे झगड़ा नहीं किया इन्होंने। अशोक हो, अकबर हो, इन्होंने दोस्ती किया डेक्कन से कि तुमको भी देंगे 10%, 20%, जो भी पैसा इनकम होगा यहाँ से। लेकिन बाद में आने वाला तुगलक, औरंगजेब, इन्होंने इनके अंदर ईगो था कि पूरा भारत मेरा होगा। ऐसे राजा नहीं बनता, ये राजा नहीं थे। इन्होंने डेक्कन से लड़कर अपना 30 साल बर्बाद किया, तिजोरी का सारा पैसा बर्बाद किया, राजशाही तिजोरी, पूरा पैसा मराठा से युद्ध करने में बर्बाद, फिर भी हरा नहीं पाया मराठा को, जिसके वजह से उसका जो इकोनॉमी था बर्बाद हो गया औरंगज़ेब का। 1707 में इसकी मृत्यु हुई, वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ। 3 भाई आपस में युद्ध किए, बहादुर शाह विक्टोरियस हुआ, एबल रूलर था, 65 की एज में राजा बना। अब औरंगज़ेब को समझना है, हमें औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ को समझना है। तो पहले समझते हैं कि जब औरंगज़ेब राजा बना तो उसके पास क्या चैलेंजेस थे। फर्स्ट, रिवॉल्ट हो रहे थे चारों तरफ, और सेकेंड, फाइनेंशियल क्राइसिस। रिवॉल्ट करने वाले राजपूत, मराठा, जाट, बुंदेला, सिख। और फाइनेंशियल क्राइसिस जिसका वजह था रेकलेस ग्रांट्स ऑफ जागीर्स। जो आता उसको जमीन दे देता था, ले जाओ। इसके वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, वॉर की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। और ये जो रीजनल रूलर्स थे, इन्होंने चाहा कि हम अब इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे। बाद में निज़ामुल मुल्क 1724 में थक हार कर हैदराबाद को फाउंड कर देता है। उसके बाद बंगाल, और आगे तो सब कर ही देते हैं, अवध भी, उसको बाद में देखते हैं। अभी इन सब को कंट्रोल करना था और इसको ख़त्म करना था, लेकिन ये कर नहीं पाता है, सिंपल ये कर नहीं पाता है। इसके बाद वाले जो भी रूलर्स आते हैं, इसके बाद तो एक भारत में एक होड़ शुरू हो जाता है किंग मेकर का। सैयद ब्रदर्स और जुल्फ़िकार खान, ऐसे लोग आते हैं भारत के इतिहास में जिन्होंने किंग मेकिंग की पॉलिसी बनाई। किंग मेकर्स तो वहीं से, तो ये किंग मेकर्स वाली जो ये पॉलिसी है कि राजा को बनाओ, राजा बनाया उन्होंने, राजा को बनाया।
एक सिंपल सी एक फॉर्मूला है, जिसको आप समझ लीजिए। पैसा अगर आपको कोई देगा तो छोड़ेगा नहीं आपको। तो पैसा दिया था जुल्फिकर खान ने जहानदार शाह को, और जब कोई नोबल, कोई बिजनेसमैन पैसा लगाएगा तो ऐसे लोगों को राजा नहीं बनाएगा जो मजबूत हो कि बाद में उसी का तख्ता पलट दे। नहीं, वो कमज़ोर को बनाएगा, और कमज़ोर को बनाया। एग्जाम्पल्स है किंग मेकर्स, जुल्फिकर खान, जहानदार शाह को बनाया, नॉट एबल रूलर, सैयद ब्रदर्स, कईयों को राजा बनाया उन सैयद ब्रदर्स ने। जैसे कि फारूक सियार को बनाया, नॉट एबल रूलर, ओछा, एनसीईआरटी लिखती है ओछा था। अभी औरंगज़ेब है, औरंगज़ेब तक की सिचुएशन अच्छी थी, क्योंकि नहीं, औरंगज़ेब तक सिचुएशन अच्छा था उसका। 1707 में औरंगज़ेब मरता है, और उसके बाद इसके जगह पर राजा बनता है बहादुर शाह। बहादुर शाह, और ये सारे चैलेंजेस बहादुर शाह के सामने थे, क्योंकि औरंगज़ेब 1707 में मराठा से युद्ध करते करते अपना पूरा जीवन बर्बाद किया, फाइनेंशियल क्राइसिस ला दिया इकोनॉमी में। एक और वजह जो किताबें लिखती है मुगल्स के बारे में, मुगल की टेरिटरी का इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया था, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक, लगभग यहाँ तक ऐसे 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 पूरा पाकिस्तान और लगभग अफगानिस्तान, और ऐसे इतना बड़ा मुगल रूल करते थे, इतने बड़े एरिया में, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, यहाँ तक का शासन था मुगल्स का। और इस वजह से एक डिसइंटीग्रेशन होने लगा अंपायर में, और युद्ध और बहुत सारी पॉलिसीज़, कुछ जगह पर इनको दोस्ती करनी चाहिए थी औरंगज़ेब को, उसने की नहीं। और उसको मारने के बाद बहादुर शाह के पास ये सारे चैलेंजेस, यहाँ राजपूत, मराठा, जाट, बुंदेला, सिख, ये सारे रिवोल्ट कर रहे थे कि हमें रीजनल पावर चाहिए, हम अपना अलग किंगडम बनाएंगे। इन सब चैलेंजेस से को निपटने के लिए बहादुर शाह ने एक पॉलिसी लाया, कंप्रोमाइज एंड कंसिलिएशन। कंप्रोमाइज एंड कंसिलिएशन की पॉलिसी लाया बहादुर शाह ने। मैं एग्जांपल देता हूँ, राजपूत के साथ उसने क्या किया। राजपूत में एक आमेर है, एक मारवाड़ है। आमेर में जय सिंह, मारवाड़ में अजीत सिंह। अब बहादुर शाह ने क्या किया कि जय सिंह को इसके छोटे भाई विजय सिंह से रिप्लेस करने की कोशिश किया, और अजीत सिंह पर दबाव बनाया, और यहाँ पर गैरिसन, आर्टिलरी गैरिसन बना, यहाँ पर आर्टिलरी गैरिसन की स्थापना की, एक तोप खाना, वॉरफेयर का क्षेत्र बनाने की कोशिश किया राजपूत के एरिया में, इस पर दबाव बनाने की कोशिश किया। लेकिन रेसिस्टेंस की वजह से इस पर फिर उसको पीछे होना पड़ा, और इसने इसके साथ मोर टॉलरेंट, नॉट अ कंप्लीट टॉलरेंट, मोर टॉलरेंट की पॉलिसी के साथ इसके साथ कंसिलिएशन किया, समझौता किया। इसने जय सिंह को आमेर का राजा बना दिया, मतलब राजा तो था ही जय सिंह आमेर का, और अजीत सिंह मारवाड़ का। ये लोग डिमांड कर रहे थे ये लोग सरदेशमुखी। और सरदेशमुखी और चौथ होता है कि किसी भी रेवेन्यू कलेक्शन में सरदेशमुखी 10%, चौथ 25%। तो बहादुर शाह ने इसे सरदेशमुखी ग्रांट किया, बट चौथ ग्रांट नहीं किया। सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट कंसिलिएशन, और नॉट अ कंप्लीट टॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदू चीफ्स और राजपूत्स। इसीलिए इसने एनसीईआरटी ने इसको मोर टॉलरेंट कहा, मोर टॉलरेंट, नॉट कंप्लीट टॉलरेंट। और ये एग्जाम्पल था बहादुर शाह की पीस और कंप्रोमाइज एंड कंसिलिएशन, समझौता किया
ताकि रिवोल्ट नहीं करे। कुछ चीज़ दिया, कंप्लीट नहीं दिया, चौथ नहीं दिया। और उसमें भी एक क्राइटेरिया था कि इसके सैनिक इकट्ठा करेंगे सरदेशमुखी और इसके सैनिक इकट्ठा करेंगे रेवेन्यू कलेक्शन और फिर देंगे। इसको कलेक्ट करने की अनुमति नहीं थी। उसके अलावा हम देख लेते हैं एक साथ में ही कि क्या क्या बहादुर शाह ने किसके साथ। तो राजपूत के साथ मोर टॉलरेंट एटीट्यूड रखा, टॉलरेंट। मराठा के साथ हाफ हार्टेड, मराठा के साथ हाफ हार्टेड कंसिलेशन मीन्स सरदेशमुखी ग्रांटेड बट चौथ नॉट ग्रांटेड। अजीत सिंह और जयसिंह और अजीत सिंह के साथ जब बहादुर शाह ने इसके साथ जो कंप्रोमाइज़ और कंसिलेशन की पॉलिसी इसके साथ जो लगाया था, इसके साथ मोर टॉलरेंट था। क्योंकि जब राजपूत के रीजनल किंगडम में जाकर उसने गैरिसन और आर्टिलरी की स्थापना की और एक वॉरफेयर रीजन बनाने की कोशिश की, उसको छोड़ दिया, तो इसको मोर टॉलरेंट कहा गया। कंप्लीटली टॉलरेंट नहीं था इसके साथ, क्योंकि उसने अजीत सिंह पर शुरू में दबाव बनाया था और जय सिंह को रिप्लेस करने की कोशिश किया था उसके छोटे भाई विजय सिंह से। लेकिन वहीं मराठा के साथ इसने हाफ हार्टेड कंसिलेशन किया। सरदेशमुखी तो ग्रांट किया कि आप 10% रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब एक रेवेन्यू कलेक्शन में 10% आपको मिलेगा, बट चौथ नहीं मिलेगा, 25% नहीं मिलेगा। सिख के साथ इसकी अच्छी पॉलिसी हुई, अच्छी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, क्योंकि सिख के साथ इसने पीस पॉलिसी किया। उस समय गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह को अच्छे मनसब दिए। मनसब मीन्स अच्छे अच्छे रैंक्स दिए गुरु गोविंद सिंह को। लेकिन सिख के साथ हुआ ये कि जब गुरु गोविंद सिंह का डेथ हुआ तो बंदा बहादुर के साथ सिख के जो भी लोग थे उसने एक ग्रुप बनाया और फिर से रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। तो सिख के साथ ये सिचुएशन हुआ कि गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद बंदा बहादुर ने इस रिवोल्ट को जारी रखा। जाट और बुंदेला जो थे इनके साथ पीस पॉलिसी हुआ और कुछ हद तक इसने इस चीज़ को संभालने की कोशिश किया, बट इसको कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर पाया। फाइनेंशियल क्राइसिस थी ही, और इसी के बीच 1712 में बहादुर शाह की डेथ हो गई। 1712 में बहादुर शाह मरा और फिर से जो सिचुएशन था वो क्या होना था, फिर से वॉर ऑफ सक्सेशन अगेन। पूरा मुगल युद्ध में कूद गया, फिर से युद्ध, फिर से एक नए साम्राज्य में, फिर से इस साम्राज्य में एक नए शासक को लाने की होड़ लग गई। और इसी के वजह से कभी मुगल डायनेस्टी अपने क्राइसिस को, अपनी वीकनेस को ख़त्म ही नहीं कर पाया। क्योंकि औरंगजेब 1658 टू 1707 तक का लास्ट ऐसा रूलर था जिसने लंबे समय तक शासन किया। उसके बाद मोहम्मद शाह था, लेकिन मोहम्मद शाह तो एक नंबर, उसको कहा गया मोहम्मद शाह रंगीला। ऐसा था मोहम्मद शाह रंगीला कि घूस लेता था, किससे, अपने उससे दरबारियों से। दरबारी जो घूस लेते थे उसमें हिस्सा मांगता था, 10 रुपया में से 5 रुपया मांग लेता था। इसलिए 1707 के बाद ऐसा कोई रूलर था ही नहीं जो स्टेबल होकर के, शांत होकर के पूरे मुगल डायनेस्टी के वीकनेस को ख़त्म कर सके। क्योंकि आप मजबूत तभी होंगे जब आप शांत होंगे। एक फॉर्मूला है, इफ़ यू हैव पीस मीन्स यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। शांत होने के बाद ही आप मजबूत बनते हैं। साधना, योग शांत करता है शरीर को, फिर शक्ति देता है। इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 7 to 12 के बाद
मुग़ल डायनेस्टी की क्या सिचुएशंस थी और कैसे पूरा मुग़ल डायनेस्टी, जो मैंने बताया था ना फर्स्ट वीडियो में कि शाहजहाँ ने होल बनाया, औरंगज़ेब ने पिट और बहादुर शाह ने लेक नदी बनाकर उसे में मुग़ल डायनेस्टी को समा दिया, ख़त्म कर दिया। उसी नदी में मुग़ल डायनेस्टी समकर बह गई और ख़त्म हो गई। तो इस कहानी को नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे कि औरंगज़ेब 1712 में मरने के बाद मुग़ल डायनेस्टी की पतन की जो ये कहानी है कैसे आगे तक जाती है। थैंक यू।